हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अब तक कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज पढ़ा और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख गए। किस रिस्पेक्ट में? सोच के देखिए, पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में कि कहीं पर एक पॉइंट चार्ज है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब एक और प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, वो किसी भी शेप की बॉडी है, रेगुलर और इर्रेगुलर। क्या उस पर सिर्फ हमेशा पॉइंट चार्ज होता है? और अगर हम कहें हम तो पूरी बॉडी में जितना भी टोटल चार्ज प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट, यानी कि उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी ऑफ द चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी क्या है, उस होल बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी पॉइंट पे, चाहे इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी और ओवर द बॉडी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो अगर आप वो फॉर्मूला लगा देंगे पॉइंट चार्ज का, नहीं आएगा आंसर। इसके लिए आपको एक और तरीका यूज करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं गॉस थ्योरम। तो सवाल ये आया कि हम गॉस थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ पढ़ नहीं लेंगे, हमें यह पता होना चाहिए हम गॉस थ्योरम का क्या पर्पस लेते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम एक फास्टर मेथड है, एक क्विक, जल्दी से आप इससे पता लगा लेंगे एक तरीका है गॉस थ्योरम, जिस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी भी बॉडी में, चाहे वो किसी भी शेप की हो, रेगुलर या इर्रेगुलर, किसी भी शेप की बॉडी हो, बस सिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए, उस बॉडी में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है किसी भी बॉडी पे, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेंथ वाइज लीनियर, एरिया वाइज सुपरफिशियल और वॉल्यूम वाइज क्यूबिकल। मींस लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, बॉडी के ऊपर, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है तो उसके लिए जो हम फास्टर मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं गॉस थ्योरम। बस एक जगह पे गॉस थ्योरम का यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं देखते हैं, वहां पे हम गॉस थ्योरम यूज नहीं करते हैं। बाकी सारी बॉडीज में हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज अ फास्टर मेथड। गॉस थ्योरम एक फास्टर मेथड है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of an open or closed symmetrical surface having the uniform distribution of charge except the electric dipole। तो आपको यह बात समझ में आ गई। हम इसका यूज इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाने के लिए करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी ऑफ द बॉडी ऑफ एनी शेप, बस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम क्या है? इस गॉस थ्योरम पे अभी नहीं पहुंचे हैं। गॉस थ्योरम को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने पड़ेंगे। वो दो बेसिक फंडामेंटल क्या हैं? दो बेसिक फंडामेंटल हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर को हम ds वेक्टर से इंडिकेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi e। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और उससे, उसकी हेल्प से हम क्रिएट करेंगे गॉस थ्योरम। फॉर अंडरस्टैंडिंग द गॉस थ्योरम, पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को समझिए। देखिए, आपके सामने कोई एक सरफेस है, जैसे कि एक ये सरफेस है, देखिए ये बना हुआ है सरफेस। इस सरफेस का पूरा एरिया है S, कैपिटल S। हमने पूरा एरिया मान लिया। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, इसकी ये पाम है, ये पाम पूरा एक सरफेस है। अब इस सरफेस का एरिया है S। क्लियर? आपने, जैसे मैं हाथ को यहां पे रख दिया, देखिए ये हाथ को मैंने इस तरह से रख लिया हॉरिजॉन्टल, और यहां से ये चौक है मेरे हाथ में, इस चौक को मैं वर्टिकली y एक्सिस पे उठा रहा हूं। तो ये हाथ मेरा x एक्सिस पे है और ये चौक y एक्सिस पे जा रही है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, वर्ड बोला मैंने 90 डिग्री का एंगल, मींस दिस चौक इज मूविंग नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो हम बोलेंगे हमारी पाम के रिस्पेक्ट में ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्मल है इस सरफेस के। ये जो लाइन ऊपर को बना रहा हूं ना मैं, ये कहलाती है एरिया वेक्टर। वेक्टर इज ए डायरेक्शन, वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है किसकी? इस एरिया की, जो ये पाम है, इसी को एरिया वेक्टर कहते हैं। तो देखिए ये सरफेस है, अब कंपेयर करिए, ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया है S, और यहां से ये एक एरो मैंने ऊपर को बनाया, वेक्टर बनाया, और यहां लिख दिया ds वेक्टर।
ये जो है ये कहलाता है एरिया वेक्टर। और यहां देखिए छोटा सा डॉट बनाया है, यहां पे लिखा है ds और ये सिंबल 90 डिग्री का बना हुआ है। मींस हमने टोटल एरिया लिया, उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट्री डिफरेंशियल एरिया ले लिया जिसे हम कहते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। पूरा सरफेस एरिया कैपिटल S, उसके अंदर एक छोटा सा डॉट बनाया जिसे हमने लिख दिया ds, ये एलिमेंट्री यानी डिफरेंशियल एरिया है। यहां से एक वेक्टर बना दिया इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो डायरेक्शन है वेक्टर की ये कहलाती है एरिया वेक्टर। मींस एरिया वेक्टर की हेल्प से हम किसी सरफेस की क्या डायरेक्शन है उसको बताते हैं। तो अपने हाथ की बात करें ना, तो हाथ में हम पाम और ये वाला रीजन लेते हैं। अब हम कहते हैं हमारा हाथ कब सीधा और उल्टा है, उसकी एक डायरेक्शन है। तो देखिए अब ये पाम से ऊपर को जा रहा है तो हमारा एरिया वेक्टर ऊपर को है, हमने पाम को हाथ को ऐसे कर लिया तो एरिया वेक्टर नीचे को है। तो हमारे इस पाम की डायरेक्शन डाउनवर्ड है या पाम की डायरेक्शन अपवर्ड है, पाम की डायरेक्शन इधर है या पाम की डायरेक्शन इधर है। तो अगर हम इधर को भेज रहे हैं तो इससे देखिए ये एरिया वेक्टर निकल रहा है जो इस पाम से 90 डिग्री पे निकल रहा है। यही फंडामेंटल आपको समझना है। याद रखिएगा किसी भी सरफेस से हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन पे जाने वाला एरो जो बनेगा वो एरिया वेक्टर कहलाएगा और वही उस सरफेस की डायरेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल सरफेस एरिया S ले लेते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट बना के ds जिसे हम एरिया एलिमेंट कहते हैं वो ले लिया और वहां से एक 90 डिग्री का एरो बना दिया, जो वेक्टर है वो बन गया। एक और सरफेस को देखिए, देखिए ये सरफेस बनी हुई है, इस पूरे सरफेस का एरिया तो S है, लेकिन यहां पे एलिमेंट ले लिया हमने एरिया एलिमेंट ds से हमने ये जो बनाया ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस सरफेस है। इस सरफेस के 90 डिग्री पर ये एरो बनाया जिसे लिख दिया ds वेक्टर। तो यहां पर तीन टर्म्स आ गई, एक है कैपिटल S टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, दूसरा है ds एलिमेंट एरिया ds और तीसरा है उसकी वेक्टर डायरेक्शन ds वेक्टर। इस एरिया वेक्टर को यही ds वेक्टर बोलते हैं। मींस इट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए सरफेस बाय ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। देखिए नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये एक वेक्टर है। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अभी जब हम इसका अगला स्टेप पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में और फिर उसके बाद गॉस थ्योरम के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा और ज्यादा क्लियरली कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बस एक बात का यहां पे कीवर्ड ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, इस हाथ की ये पोजीशन है इस समय वर्टिकल वाई एक्सिस पे, यहां से ये एरिया वेक्टर जा रहा है देखिए एक्स एक्सिस पे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब मैंने हाथ को ऐसे कर लिया तो एरिया वेक्टर नीचे को जा रहा है। अब मैंने हाथ को ऊपर को कर लिया तो एरिया वेक्टर ऊपर को जा रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ द सरफेस अपवर्ड है। अब मैं हाथ को टेढ़ा कर लूं आधा तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ऊपर को जाएगा, क्योंकि इसके इस सरफेस और जो एरिया वेक्टर का एरो बनेगा उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। यह बात ध्यान रखेंगे, इसी की बेसिस पे आप अपनी गलती करने से बच जाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए अब पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। आप ये समझिए कि एक सरफेस को आपने ले लिया, एक सरफेस को लिया, जैसे कि ये एक सरफेस है, कोई ये एक सरफेस है और इस सरफेस को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं और ये सरफेस को उसके अंदर रख दिया। ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया है S। अब इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इस सरफेस को इस इलेक्ट्रिक लाइन के रिलेशन में नॉर्मल पे रखा 90 डिग्री एंगल पे। मींस द पोजीशन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, नॉर्मल टू ईच अदर हैं। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, ये जो निकल के इससे जाएंगी उनका नंबर मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स विल क्रॉस ओवर दिस सरफेस। इस सरफेस से निकल के जाने वाली मैग्नेटिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नंबर मैक्सिमम होगा।
जो ये नंबर मैक्सिमम होगा इसको कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए ना बात को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मल इन द डायरेक्शन, मींस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स crossing the surface placed in an electric field in the direction normal to the surface. It is a scalar quantity. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बना वो बन गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनटू एरिया ऑफ द सरफेस एस, मींस फाई ई इज इक्वल टू ई इनटू एस। ओवरऑल ये स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो हमने सिचुएशन ली उसमें बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस, वो सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। लेकिन क्या हर बार ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका रिलेशन हमें देखना है एरिया वेक्टर से किस तरह से है। देखिए अभी एरिया वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी तो सरफेस के नॉर्मल होती है, और यहां पर हमने बोला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस, जो पोजीशन है सरफेस की उसके नॉर्मल है। इसका मतलब अगर हम यहां पे एक ले रहे हैं छोटा सा एलिमेंट एरिया ds, तो यहां से जो एरिया वेक्टर निकलेगा इस सरफेस की डायरेक्शन के रिलेशन में वो भी तो नॉर्मल जाएगा। ये जा रहा है, देखिए ये मैंने बना दिया, ये डार्क लाइन बनाई है, दिस इज एरिया वेक्टर ds वेक्टर। तो यू कैन सी the direction of ds vector as well as the direction of electric line of force both are normal to the surface. In this situation all the electric line of force constituting the electric flux, and this electric flux is parallel to the area vector, means ये और electric field दोनों एक दूसरे के parallel हैं और surface के normal हैं, means we can say in this situation इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमको ध्यान रखना होता है कि दोनों की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के अलाइनमेंट में जाना चाहिए, और एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर शुड बी 0। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये वही दिखाते हैं अब आपको कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और सरफेस एक दूसरे से एक सर्टेन एंगल पर हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हर बार नॉर्मल ही निकलें, कम क्वांटिटी में भी तो निकलेंगी, और किसी टेढ़ी तरीके से आपने सरफेस को रख दिया है, तब क्या होगा? उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि इस सिचुएशन में जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस सिचुएशन है, पर हर बार ये सिचुएशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल एक ये देखिए सरफेस है, इस सरफेस का एरिया है s, इस सरफेस का एरिया s है, और इससे निकल के जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है। देखिए ये इस तरह से प्लेस्ड है सरफेस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर को जा रही है। तो इस सिचुएशन में अब आप ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड द पोजीशन ऑफ दिस सरफेस आर नॉट नॉर्मल टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा? तो देखिए हम यहां पर अगर एक पॉइंट ले लें जिसे हम कहते हैं ds एलिमेंट, दिस इज ds, ये एलिमेंट एरिया छोटा सा ds है, डिफरेंशियल एरिया, यहां से हम ये बना दें, ये क्या है? जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया एरिया वेक्टर ds, जैसा कि ये बना था, क्योंकि हमको पता है कि ds तो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस जाएगा, और ये डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है इसके रिलेशन में। तो हमको अगर फ्लक्स को निकालना है तो उसके लिए जरूरी है जो मैंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाने चाहिए। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं होंगे तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहां तो बहुत आसान था, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री था, तो आपने दोनों को पैरेलल लिख के E phi इज इक्वल टू E into F लिख लिया। लेकिन यहां देखिए तो हमको क्या करना पड़ेगा,
यहां पे ये देखना पड़ेगा ये कितना एंगल बन रहा है। सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, देखिए ये एंगल थीटा बन रहा है, हमने मान लिया। किस रिलेशन से देखा? डायरेक्शन ऑफ डीएस और ई के बीच का एंगल, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो हम इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के। एक कंपोनेंट ये जा रहा है, ये देखिए ये कंपोनेंट बनाया ई साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये बनाया हमने ई कॉस थीटा। जब हमने ये दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए इस ई वेक्टर के, तो आप देख सकते हैं यहां पर ds और e cos थीटा एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी इन दोनों के बीच का एंगल अब कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो e के बजाय हमने क्या ले लिया? e cos थीटा। यही एक लॉजिक है जो समझना है। और इस सिचुएशन में इन दोनों को देखें तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, दोनों पैरेलल हो गए। तो हम निकालें फ्लक्स थ्रू द ds एलिमेंट, इसके थ्रू जाने वाला फ्लक्स। देखिए इस छोटे से पार्ट से ds से जाने वाला फ्लक्स होगा d फाई, डिफरेंशियल d फाई इज इक्वल टू e ds cos थीटा, e इंटू ds cos थीटा लिख दें या ds इंटू e cos थीटा लिख दें, वही बात है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा होल सरफेस के रिलेशन में? इंटीग्रल कर दिया हमने d फाई का, यानी इंटीग्रेशन ले लिया d फाई का, तो इंटीग्रल d फाई इज इक्वल टू फाई, यानी कि फ्लक्स लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल e ds cos थीटा। तो आपके सामने ये एक फॉर्मूला बन के आ गया इस सिचुएशन में e ds cos थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स को फाई इज इक्वल टू es cos थीटा। ये भी सही तरीका है, ये इंटीग्रल की फॉर्म में सिंबल बनाया, ये es cos थीटा डायरेक्ट टोटल वैल्यू लिख दी हमने। इस रिलेशन में अगर यहां पे बनाएं फॉर्मूला, तो देखिए इस एरिया एलिमेंट के रिस्पेक्ट में d फाई इज इक्वल टू e ds cos 0 लिखेंगे ना, क्योंकि हमने देखा इनके बीच का एंगल तो 0 आएगा इस समय पे, तो 0 लिख दिया। तो cos 0 हम जानते हैं 1 होता है, तो d फाई इज इक्वल टू e ds। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल e ds। तो इस सिचुएशन में जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं e और ds वेक्टर, या नॉर्मल टू द सरफेस हैं, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे फाई इज इक्वल टू e ds इंटीग्रल। या इस सिचुएशन में जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर है, तब हमारे सामने फॉर्मूला आएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल e ds cos थीटा या फाई इज इक्वल टू es cos थीटा। ये दोनों बेसिक मींस एरिया वेक्टर का और फ्लक्स का बेसिक इस रिलेशन से अगर आपको समझ में आ गया, तो गॉस थ्योरम अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत आसान हो जाएगी।